हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियोस ऑफ आरएनएस टेक। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमोलॉजी मॉडलिंग के बारे में। आज मैं आपको पूरा एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि आप मॉडलर जो एक टूल है या सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम एक प्रोटीन का मॉडल जनरेट कर सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं और फिनिश कहाँ पे करते हैं, और बीच में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें एक प्रोटीन का मॉडल जनरेट करते टाइम पे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है मेरा, बट द इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ माय वीडियो इज लोग ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली कौन सा मॉलिक्यूल लेना है। लोगों को ये भी नहीं पता होता या वो बताते नहीं है कि एग्जैक्टली आपको जो टेम्पलेट चूज़ करते हैं उसको चूज़ करते हुए टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है। उन्होंने सिंपली बताया हुआ है कि जो साइलैब की जो वेबसाइट है, जिन लोगों ने ये मॉडल या ये मॉडलर का जो सॉफ्टवेयर जो बनाया है, उन लोगों की वेबसाइट पे जो ट्यूटोरियल पढ़ा है उसी को कॉपी पेस्ट करके उसी की वीडियो बना के वो लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं। वो बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छा है, एडवांस समझने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बट जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड वर्क पे आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में यही नहीं पता चलता कि आपको टेम्पलेट सिलेक्शन करनी कैसे है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद अगर आपकी टेम्पलेट एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसी इन्होंने ट्यूटोरियल में बताई है, तो आपको उसको वैसी बनाने के लिए क्या करना है, क्या टूल्स है, या क्या उसमें चेन का नाम चेंज कर सकते हैं, कौन सा उसमें स्ट्रक्चर या कौन सा मॉलिक्यूल उसमें से डिलीट करना होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ जो आपको एक प्रोटीन मॉडल जनरेट करते टाइम पे ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। तो जिस प्रोटीन की हम लोग बात करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में, उसका नाम है MSH3। एक डीएनए रिपेयर प्रोटीन है जो डीएनए में डैमेजेस हो जाते हैं रिकॉम्बिनेशन और रेप्लिकेशन के टाइम पे, ये उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो बाकी डिटेल में इसकी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा टॉपिक आज MSH3 प्रोटीन नहीं है, हम लोगों को इसकी मॉडलिंग करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटीन हमें मॉडलिंग करनी है। उसके बाद जैसे मैंने डिसाइड किया कि हम MSH3 की करेंगे, तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में MSH3 की मॉडलिंग जो हम कर रहे हैं उसका कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस में कोई स्ट्रक्चर पहले से तो प्रेजेंट नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आपको वो प्रेजेंट है पहले से ही तो आपको फिर मॉडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से स्ट्रक्चर उठा सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर PDB के डेटाबेस में मिलता नहीं है। अब आपको चेक कैसे करना है कि PDB डेटाबेस में आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है। वो आपको याद रखना होगा कि आपका जो प्रोटीन है उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं। जब आपको ये पता होगा कि अमाइनो एसिड्स कितने, तो आप सेम अमाइनो एसिड्स को चेक कर सकते हैं PDB के डेटाबेस में कि ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। अगर सेम है तो फिर भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम बाकी चीज़ें मैच करते हैं उसमें कि उसमें कोई चेन तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। PDB का हम लोग सर्च करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे MSH3 के लिए। MSH3 अब क्योंकि हमारा ह्यूमन प्रोटीन है तो हमें उसी हिसाब से फिल्टर सेलेक्ट करना होगा कि हम होमो सेपियंस के लिए ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखिए ये है, हमारे पास कुछ एंट्रीज आ गई हैं। इसमें से एग्जैक्टली MSH3 के नाम से कोई एंट्री नहीं है। ये क्या बोल रहा है अभी हमारे पास, ह्यूमन मट एस बीटा कॉम्प्लेक्स विद आइडियल ऑफ 4 बेसिस लूप 4 एंड ADP। पहले तो हम इसमें से होमो सेपियंस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 एंट्रीज होमो सेपियंस की हैं। वो कौन सी एंट्रीज हैं? तो ये पहली एंट्री है 3THW, ये आपका कंप्लीट MSH3 का प्रोटीन नहीं है। उसके बाद ये भी आपका MSH3 का प्रोटीन नहीं है।
क्योंकि नाम से दिख रहा है ना, क्योंकि उसमें लिखा है ह्यूमन मट एस बीटा कॉम्प्लेक्स विद आइडियल ऑफ 3 बेसिस। इंसर्शन डिलीशन लूप्स होता है, आइडियल का मतलब इंसर्शन डिलीशन लूप्स, यानी कि कंप्लीट MSH3 का प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोई भी जो 4 एंट्रीज हैं इनमें से कोई भी हमारा कंप्लीट MSH3 का प्रोटीन नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट हो सकता है MSH3 का हो, या कोई चेंज हो सकती है MSH3 की हो, तो वो इसमें कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमको डिसाइड करना है कि MSH3 का प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। फिर अब जो पहला स्टेप है वो हमें स्टेप है कि हम लोगों को टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, जिसके बेसिस पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है मॉडलर, वो आपको एक मॉडल जनरेट करके देगा। तो आप कितनी भी टेम्पलेट की ले सकते हैं, आपको 10 टेम्पलेट लेनी है, आपको 20 लेनी है, आपको 100 लेनी है, आपको 4 लेनी है, आपको 2 लेनी है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको थोड़ा सा पाइथन के स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे 4 टेम्पलेट्स का। तो 4 टेम्पलेट्स अब वो किसके बेसिस पर सेलेक्ट करनी है या कहाँ से सेलेक्ट करनी है, वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोटीन का जो भी आपका होमो सेपियंस वाला प्रोटीन है उसको आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग MSH3 प्रोटीन सेलेक्ट कर लेते हैं, होमो सेपियंस वाला 41 एंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से भी आपको सेलेक्ट करते टाइम पे ये ध्यान रखना होगा कि आपके जिसमें वो वाला प्रोटीन सेलेक्ट करना है जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड सेम हो, जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं लिटरेचर सर्च की वजह से। ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप अपने प्रोटीन के बारे में आपको पहले से होनी पड़ेगी कि आप जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं या जिस प्रोटीन पर आप काम करना चाहते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं। देखिए जैसे इसमें यहाँ पे आपके पास हमें पता है कि हमारा प्रोटीन जो MSH3 प्रोटीन है उसमें 1137 अमीनो एसिड्स हैं। अब इसमें फिर देखिए 3 एंट्रीज आ रही हैं आपके पास। ये तो आप बाकी एंट्रीज आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, 848 है या 1128 है, ये तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स कम है। बट यहाँ पे 1137 के लिए भी आपके पास 3 एंट्रीज आ रही हैं। तो अब आपको इसमें से कौन से सेलेक्ट करनी है। अब देखिए इसका नाम डाला इन्होंने MSH3 होमोसेपियन, ये नाम आपका रेक्ट नेम फुल DNA मिसमैच रिपेयर प्रोटीन MSH3 शॉर्ट नेम, यानी कि ये ऑलमोस्ट दोनों ये तीनों प्रोटीन्स की जो एंट्रीज हैं ये सेम ही हैं। ठीक है, बस इन लोगों का एक्सेशन नंबर अलग अलग है। तो अब आप इसमें से कोई भी एक एंट्री उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये वाली एंट्री उठाता हूँ तो इसका मैं आपको ब्लास्ट कर दिखाऊंगा। ब्लास्ट करने से क्या होगा कि आपको जो इसके नियर अबाउट जो सीक्वेंस सिमिलैरिटीज़ होगी, यानी कि जिसके बेसिस पे आप मॉडल को जनरेट करेंगे, टेम्पलेट आप ब्लास्ट करके निकाल सकते हैं। तो इसका हम ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट का इन्फॉर्मेशन सबको पता ही है कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये आपको जो नियरेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट होगा सीक्वेंसेस का डेटा बेसिस से, वो आपको ये उठाकर दे देगा कि आपके जो ये वाले जो सीक्वेंसेस हैं ये वाले आपके प्रोटीन के सीक्वेंस से मैच करते हैं। अब वो रिजल्ट में थोड़ा सा एनालाइज करने में उसको थोड़ा सा ट्रिक है कि आपको ई वैल्यू देखनी पड़ती है, आपको सीक्वेंस सिमिलैरिटी देखनी पड़ती है, आपको क्वेरी कवरेज देखना पड़ता है। ये 3 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ब्लास्ट में से आपके टेम्पलेट का स्ट्रक्चर उठाओगे। ठीक है, तो ये आपका ब्लास्ट का टूल खुल गया है। यहाँ पर आपको जब आप डायरेक्टली सीक्वेंस से ही आप ब्लास्ट रन करते हैं तो आपको कोई एंट्री फिल नहीं करनी पड़ती, सब ऑटोमेटिकली फिल्ड रहती हैं एंट्रीज। ये जॉब का नंबर या फास्टर सीक्वेंस आपको यहाँ पे पहले से फिल्ड रहता है। इसमें जो आपको याद रखना है कि एक चीज़ जो याद रखने वाली होती है इसमें, जब आप ये ब्लास्ट रन करते हैं तो आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको PDB डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि आप PDB से ही सारे स्ट्रक्चर्स को मैच कर रहे हैं। यहाँ पर आप ब्लास्ट भी कर सकते हैं, साइड ब्लास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका ब्लास्ट रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्लास्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो हम लोगों को इसमें जो चेक करने वाली चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना है इसका क्वेरी कवरेज चेक करना है, उसके बाद ई वैल्यू चेक करनी है और परसेंटेज आइडेंटिटी चेक करनी है। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे हम लोग अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। क्वेरी कवरेज जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आपको उतना सेलेक्ट करना चाहिए, जो मैक्सिमम आइडेंटिटी आपके पास प्रेजेंट हो वो आपको लेनी चाहिए। क्वेरी कवरेज भी और परसेंटेज आइडेंटिटी भी। जैसे यहाँ पर 99% है तो ये बहुत अच्छी इसकी टेम्पलेट सर्व करेगा इसको। अगर आप ई वैल्यू की बात करेंगे तो ई वैल्यू आप जितनी मिनिमम हो सके आप उतनी लीजिए, 0 है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आपकी परसेंटेज आइडेंटिटी के बेसिस पे अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज आइडेंटिटी के बेसिस पे ये पहली जो आपकी रिजल्ट आ रहा है ये 99 पे आ रहा है। उसके बाद डायरेक्टली आपका सीधा 31, 30, 30, 30 ये सब 30, 30 पे आ गए। ठीक है,
तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोटीन है जिसमें ये वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी आ रही है जी, मतलब आइडियल केस में आपको क्या करना है कि आपको अबव 90% की परसेंटेज आइडेंटिटी लेकर चलनी चाहिए। बट क्योंकि अब डेटाबेस में प्रेजेंट ही नहीं है एंड वी हैव टू मॉडल आवर प्रोटीन, तो दीज टेम्पलेट कैन ऑल्सो सॉल्व आवर पर्पस। वही चीज़ क्वेरी कवरेज के लिए है, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 80%, बट अगर नहीं है तो यू कैन गो टिल 30%। अगर वो बिलो 30% है तो आप उसको टेम्पलेट ले लेंगे, मॉडलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देगा, बट इट वोंट बी कंसिडर्ड एज ए गुड स्ट्रक्चर। उसके लिए अलग मेथड्स हैं। अगर आपका क्वेरी कवरेज या परसेंटेज आइडेंटिटी आपको बिलो 30 मिलती है तो उसके लिए कुछ एब इनिशियो मेथड्स होते हैं, उनमें अलग कोडिंग वगैरह करके हम लोग स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। बट मॉडलर के ट्यूटोरियल के लिए आपको अबव 30% आइडल केस में लेकर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 से नीचे वाले को टेम्पलेट लेंगे तो मॉडल मना कर देगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बट मॉडल आपका अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम इन चारों का नाम नोट कर लेंगे। चारों का नाम नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन चारों की पीडीबी की टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करेंगे हम लोग। जैसे 3THWB है तो पीडीबी के डेटाबेस में जाएंगे और हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 3THW। ठीक है, 3THW के नाम पे आपका, अच्छा ये पहली एंट्री यहाँ पे है, तो हम इसी की क्या करेंगे, डाउनलोड फाइल करेंगे। और डाउनलोड फाइल में इसकी एक टेक्स्ट फाइल बनती है जो पीडीबी की टेक्स्ट फाइल होती है, हम उसको डाउनलोड करेंगे। यानी कि पीडीबी क्या हुआ आपका, बेसिकली वो पीडीबी स्ट्रक्चर की फाइल होगी जिसको आप पाईमॉल में विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप उसको नॉर्मल नोटपैड में भी खोल सकते हैं। तो डाउनलोड फाइल करके आपको पीडीबी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है और आपकी ये 3THW pd.pdb फाइल आपकी डाउनलोड होगी। ठीक है, ऐसे ही बाकी के लिए याद करना है। 1NNE आप इसमें सर्च करिए फिर से, 1NNE। इसकी भी हम लोग पीडीबी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने चारों फाइलें डाउनलोड कर ली हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें से, इन चारों टेम्पलेट को थोड़ा सा हमें रिफाइन करना है। रिफाइन करने का मतलब क्या है कि कभी चेन्स में क्या होता है कि क्योंकि आपके एग्जैक्ट बिल्कुल MSH3 का प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, कोई डीएनए का मॉलिक्यूल एंटर हो जाता है, अटैच रहता है, या कोई वाटर मॉइटी अटैच रहती है, तो वो हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी कि किस किस आपके पीडीबी के स्ट्रक्चर में क्या क्या हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या रिफाइनमेंट हम उसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पाईमॉल में इसको खोल लिया, फिर यहाँ से मैं इसका चेक करता हूँ कि इसमें कितनी चेन्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम जो अच्छा जो जिसको स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं इसमें सिंगल चेन होनी चाहिए। चेन ए या बी, नाम को भी रख सकते हैं, बट उसमें सिंगल चेन होनी चाहिए और बाकी कोई भी चीज़ें उसमें और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर दो चेन है और दोनों अगर सेम चेन है, जैसे मान लीजिए इसमें चेन ए है, ये चेन ए है मान लीजिए, ये है नहीं वैसे, ये चेन ए मान लीजिए और ये चेन बी मान लीजिए, और दोनों सिमिलर है, तो हम लोगों को एक चेन डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि वो अननेसेसरी आपको डेटा, रिडंडेंट डेटा आपको जनरेट करके देगी। तो जैसे यहाँ पर आपका जब हम पाईमॉल को चेक करते हैं, यहाँ पे आपका चेन का नाम लिखा होता है, ये आपका चेन का नाम है ए। उसके बाद ये 131 अमाइनो एसिड से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये चल रहा है, देखिए इसमें हम लोगों को यही चीज़ चेक करनी है कि कोई चेन रिपीटेड तो नहीं है या कोई डीएनए का पार्टिकल अटैच तो नहीं है। अब फिगर में आप देखेंगे, इसके डायग्राम में तो कोई डीएनए का मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है और कोई वाटर मॉइटी भी नहीं दिख रही है अटैच्ड। चेन ए ही है अभी तक, चेन का नाम कहीं नहीं बदल रहा है। देखिए 1498 तक आ गए हम लोग, 1635 तक भी कोई नेम चेंज नहीं है, तो 1756 तक भी कोई नाम का चेंज नहीं है। तो इस टेम्पलेट के लिए हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक ही चेन थी और उसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल भी अटैच नहीं है। अगर फिर भी आप रिमूव करना चाहें वाटर का मॉलिक्यूल कोई, अगर फिर भी कोई अटैच रह जाता है तो हम यहाँ से जाकर ए में जाकर डिलीट ऑब्जेक्ट और या रिमूव वाटर कर सकते हैं। तो जैसे रिमूव वाटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इस पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में से आपका वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं जहाँ हमने सेव किया था, डेस्कटॉप पर, मॉडलर फाइल्स और स्क्रिप्ट, MSH3 न्यू। तो इसको हम नाम डाल देते हैं TSEC
वन। टी सेक मतलब टेम्पलेट सीक्वेंस 1, ठीक है। इसको हम अभी फर्दर यूटिलाइज करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ये बनकर आ गई आपकी पाईमॉल सेशन फाइल है टी सेक 1। अब दूसरे हम चेक करते हैं, दूसरे को फिर से हमने पाईमॉल में खोल लिया है और फिर से हम इसकी चेन चेक कर रहे हैं कितने। देखिए अब इसमें दिख रहा है आपको यहाँ पे ये डीएनए के मॉलिक्यूल अटैच, इसमें ऑरेंज कलर का, तो ये मॉलिक्यूल हमें रिमूव करना पड़ेगा। और ये देखिए वॉट रेड रेड है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें अटैच है इस चेन में, इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, तो ये सारी चीज़ें हमें रिमूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, रिमूव वाटर। तो ये जितना रेड रेड था वो डिलीट हो गया। अब आप इसको घुमा कर देखेंगे तो देखिए ये कुछ है इसमें, ये पार्ट है, ये भी हम आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर चाहिए, बाकी का कोई डीएनए का मॉलिक्यूल कुछ नहीं चाहिए। चेन की अगर हम बात करें तो सिर्फ इसमें अभी ये एक चेन है ए, अभी कोई नाम चेंज का नाम नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी इसमें से, ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो आपका रेड था ये से डिलीट हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से दूसरी चेन शुरू हो गई है, अब यहाँ से दूसरी चेन चल रही है। दूसरी चेन शुरू करने का पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर बी लिखा हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई नई चेन नहीं आई है। उसके बाद देखिए तीसरी चेन आ गई यहाँ पे, बट ये कोई अमाइनो एसिड्स नहीं है, ये DG, DC ये बेसिस हैं डीएनए के। तो आपको यहाँ से MG से डिलीट करना पड़ेगा। ये ADP मॉलिक्यूल भी है एक यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आपको डीएनए का मॉलिक्यूल डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव। और भी बहुत सब चीज़ें हैं इसमें, रिमूव। तो ये आपका पूरा देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी अलग से आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लूप्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब जो इसमें दो चेन्स हैं वो आपको चेक करनी पड़ेंगी कि वो कोई आइडेंटिकल चेन्स तो नहीं है। अगर वो आइडेंटिकल चेन्स हैं तो वो आप उसको एक चेन को आप उसमें से डिलीट कर सकते हैं। तो ए चेन शुरू हो रही है आपकी MEGML से, MEGML। तो दूसरी बी चेन जो है वो चेक करते हैं कहाँ से शुरू हो रही है, MEGML। देखिए बेसिकली वही चेन है, रिपीट चेन हो रही है MGML। फिर बीच में एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ एंडिंग कहाँ पे हो रही है इसकी, एंडिंग हो रही है LLQAM पे। और अगर हम यहाँ से बात करेंगे, ए चेन की बात करेंगे तो LLAQM, LLQAM, ठीक है। वही सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। तो हम यानी कि ये मान सकते हैं कि ए और चेन बी चेन जो है वो आइडेंटिकल है। तो आपको बी चेन पूरी डिलीट करनी पड़ेगी, बिकॉज वो अननेसेसरी आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर जनरेट जब होगा तो उसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज दिखाएगा। तो ये चेन आप डिलीट कर दीजिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने से पहले, आपको अपनी टेम्पलेट्स को भी आपको रिफाइन करना पड़ता है। बाकी तो सब मॉडलर में आपको सिर्फ स्क्रिप्ट ही रन करनी है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी चेन रिमूव करनी है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव करना है, टेम्पलेट सेलेक्ट करते टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है। तो मैंने ये चेन बी चेन इसमें डिलीट कर दी है। अब इसमें सिर्फ देखिए एक ही चेन बची है, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको थर्ड टेम्पलेट जो दिखा रहा हूँ, थर्ड टेम्पलेट जो हमने सेलेक्ट करी थी उसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, चेक करेंगे कि कोई मल्टीपल चेंजेस तो नहीं है। इसमें आपकी कोई चेन नहीं है, तो इसको हम TSEC 3 बोल सकते हैं। फिर TSEC 3, तो ये लास्ट चेन बची है। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं पाईमॉल में कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको हमें रिफाइन करना है। देखिए इसमें भी फिर से वही बहुत सारा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी दो चेन्स दिख रही हैं मेरे को। तो पहले सबसे पहले तो हम इसका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, वाटर मार्टीज, रिमूव वाटर। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे इसमें आपका डीएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस कहाँ पे है,
ये आपका ADP का सीक्वेंस है, इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद चेक करते रहिए कि कहाँ पे आपका DNA का मॉलिक्यूल अटैच है इसमें सीक्वेंस में। ये आपका DNA का मॉलिक्यूल है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। बेसिकली C चेन है आपकी, ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, C चेन लिखा हुआ। D चेन में भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें 4 चेनें आपके पास थी। अब आपको देख लीजिए इस प्रोटीन में कुछ और गड़बड़ लग रही है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखिए इसमें यहाँ पर रेड कुछ और भी दिख रहा है अभी, ये रेड ये चेक करना पड़ेगा ये कहाँ पे आ रहा है। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको अपनी टेम्पलेट का रिफाइनमेंट करते हुए टाइम पे कि आपका कोई सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए, जिसकी वजह से आपका फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर में अच्छा ना बने। पहली चेन चल रही है अभी तक। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है मेरे को EDO जो एक सीक्वेंस है, ये कोई अमाइनो एसिड्स नहीं है, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये आपका रेड वाला पोर्शन रिमूव हो गया। तो अब इसमें फिर से देख लीजिए 2 चेन्स हैं आपके पास। अब 2 चेनों को कंपेयर कर लीजिए कि आपको कहीं सिमिलर तो नहीं है। MEGML, फिर बीच में चेक कर लीजिए एक बार, एंड से चेक कर ले, LLQAMAR, हाँ जी, देख लीजिए बिल्कुल दोनों चेनें सेम है। तो आप या तो अब 2 तरीके हैं इसमें डिलीट करने के, या तो आप कमांड से भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपको पूरी अगर आपको सेलेक्ट करके ही डिलीट करनी है तो आप इसको एक एक सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। बल्कि यहाँ से अगर आपको रिमूव की एक कमांड है, रिमूव चेन B, और कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें कमांड में, तो डेल के बाद डिलीट एक कमांड है, चेन B। ये डिलीट हुई नहीं है, चलिए इसको ऐसे ही रिमूव कर लेते हैं। अब देख लीजिए ये चेन डिलीट हो गई है, सिर्फ इसमें एक ही चेन बची है। तो हम इस चेन को सेव कर लेते हैं। ये आपको उसी फोल्डर में सेव करनी है, मॉडलर स्क्रिप्ट्स MS63U, ये आपकी आ गई TSEC4। पाइमॉल का काम ख़त्म हो गया है। अब ये देख लीजिए हमने 4 स्ट्रक्चर्स जो अभी बनाए थे, जो टेम्पलेट लिए हैं, उनकी PDB फाइल टेक्स्ट फाइल में फॉर्मेट में सेव की हुई है। और ये 4 आपकी पाइथन के स्क्रिप्ट्स हैं जिनसे आप मॉडल जनरेट करेंगे मॉडलर में रन करने के बाद। अलाइन 2D, इवेलुएट मॉडल, मॉडल मल्ट, एस अलाइन। और एक फाइल इसमें एक्स्ट्रा है, वो है QSEC1। QSEC1 आपकी क्या है, जिसमें आपकी क्वेरी सीक्वेंस है। क्वेरी सीक्वेंस यानी कि जिसका आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें आपको स्ट्रक्चर आपके पास नहीं होगा, उसका आपका सिर्फ सीक्वेंस होगा फास्टा फॉर्मेट में। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका सीक्वेंस है। अब इसमें जो याद रखने वाली बात वो ये है कि आपको ये सीक्वेंस
जो आप SNP से या डेटाबेस से निकालेंगे वो आपको ये सीक्वेंस मिलता है अमाइनो एसिड्स का इतना। बट इसका एक फॉर्मेट में है कि आपको मॉडलर में चलाने के लिए आपको ये 2 हेडर लाइन इसमें ऐड करनी पड़ेंगी एज इट इज़, जितने डॉट्स लगे हैं उतने ही डॉट्स आपको लगाने पड़ेंगे, और एक लास्ट में आपको एक स्टार लगाना पड़ेगा, सो दैट मॉडलर कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज़ योर क्वेरी सीक्वेंस फाइल। और आपको यहाँ पर जो भी आप फाइल का नाम रखेंगे, अगर आप यहाँ पे फाइल का नाम रखते हैं 2 तो आपको यहाँ पे P1 के आगे 2 लिखना पड़ेगा, या कुछ और नाम रखते हैं तो आपको यहाँ पर QSEC1, मतलब आपका फाइल का नाम आपको यहाँ पे सेव करना है, जो भी आपका फाइल का नाम होगा, क्वेरी सीक्वेंस का नाम होगा। जैसे यहाँ पे भी सेम नाम रखना है जो आपको यहाँ पे रखना है। अगर आप ये नाम नहीं रखेंगे तो आपके स्क्रिप्ट्स में एरर आएगी चलने में। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरी सीक्वेंस हो गई। क्वेरी सीक्वेंस निकालने के लिए आपको नॉर्मल फास्टा सीक्वेंस निकालना पड़ेगा प्रोटीन के डेटाबेस, या आप जो आपका NCBI का प्रोटीन का डेटाबेस है उसमें से आपको निकाल सकते हैं। अब बाकी मैं आपको ये स्क्रिप्ट्स का एक बार दिखा देता हूँ। इन स्क्रिप्ट्स में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें S-align की स्क्रिप्ट चलानी है। ये स्क्रिप्ट क्या करती है, तो ये जो स्क्रिप्ट है S-align, इसका पर्पस क्या है कि हम लोगों का जो इस मॉडल का पर्पस क्या है कि हम लोग टेम्पलेट ले रहे हैं और उसके बेसिस पे हम लोग एक मॉडल जनरेट कर रहे हैं। तो ये S-align की स्क्रिप्ट क्या करती है, जो हमने 4 टेम्पलेट ली हैं उनको आपस में अलाइन करके एक फाइल्स बनाती है, एक यानी कि उनका आपस में एक अलाइनमेंट करके रिकॉर्ड करके रखती हैं, जिसको वो आगे यूज़ करती हैं मॉडल जनरेट करने के लिए। उसके बाद दूसरी स्क्रिप्ट आती है आपकी, और ये कुछ फाइलें बनाती है S-align। जो फाइलें टेम्प्रेरी फाइल होती हैं वो आगे की स्क्रिप्ट यूज़ करती हैं, वो मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी फाइलें बनती हैं। उसके बाद दूसरी स्क्रिप्ट जो चलती है वो है आपकी align2D। ये क्या करती है कि जो पहले वाली स्क्रिप्ट ने फाइल बनाई है उनको यूज़ करती है आपको आगे का प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलती है आपकी मॉडल मल्ट, और उसके बाद आपकी आती है इवैल्यूएट मॉडल। मॉडल मल्ट आपका एक्चुअल में मॉडल बनाएगी, और इवैल्यूएट मॉडल आपको बताएगी कि ये आपका मॉडल की इवैल्यूएशन करती है। बेसिकली डोप स्कोर के बेसिस पे एक डोप स्कोर बनता है। जब आप फाइनल मॉडल बना लेंगे तो आपको एक डोप स्कोर मिलता है। तो डोप स्कोर आपका जितना कम हो उतना ज़्यादा आपका अच्छा है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इनको स्क्रिप्ट्स को आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इनके स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या है। देखिए, जो हमें चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये वाली लाइन है जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कितने टेम्पलेट ले रहे हैं और आप उसमें कौन कौन सी चेन आप उसमें डाल रहे हैं। जैसे हमने टेम्पलेट लिए, पहली टेम्पलेट में एक ही चेन है हमारे पास A, फिर टेम्पलेट 2 में भी हमारे पास एक ही चेन है A, फिर टेम्पलेट 3 में भी एक ही चेन थी, टेम्पलेट 4 में भी एक ही चेन है। बट कभी कभी क्या होता है कि टेम्पलेट 1 में भी आपकी मल्टीपल चेन्स आ जाती हैं, टेम्पलेट 2 में आपकी मल्टीपल चेन्स आ जाती हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ते हैं। बट जनरली क्या होता है कि आपके पास एक ही टेम्पलेट है और उसकी आप एक ही चेन एक टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी स्क्रिप्ट्स अलग होती हैं जिसमें आपको एक ही टेम्पलेट की 2 चेन्स को यूज़ करना है, वो ये सारे स्क्रिप्ट उनको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है लिखने का कि आपकी पहली टेम्पलेट है ये, फिर दूसरी टेम्पलेट की चेन ए की बात कर रहे हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टेम्पलेट में चेन का नाम B या C होता है, तो उसमें आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे कि टेम्पलेट 2 में आपकी चेन का नाम अगर B है तो आप यहाँ पे B लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने B नहीं लिखा है यहाँ पे और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में B चेन लिखा हुआ है तो ये स्क्रिप्ट आपकी रन नहीं होगी। ठीक है, वो चेक कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था, पाइमॉल से भी कैसे चेक करते हैं। चेन का नाम लिखा होता है, वो आपको इवैल्यूएट करके पहले देखना पड़ेगा कि आपकी चेन का नाम क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चेन का नाम मेरा A ही होना चाहिए सब में, तो आप उसमें पाइमॉल में जाकर आप चेन का नाम बदल भी सकते हैं, क्योंकि चेन का नाम बदलने से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक नाम है, उसमें कोई प्रॉपर्टीज़ आप सीक्वेंस की कोई नहीं बदल रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मॉडलर। ये अब आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, जो आपको स्क्रिप्ट चाहिए, जो आपको टेम्पलेट चाहिए, जो आपको क्वेरी सीक्वेंस चाहिए आपको मॉडलर से स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये बात याद रखिए कि मॉडलर को चलाने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है जिनके सिस्टम पे अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो वो पाइथन की हेल्प से चलता है, और एक मेथड है जिनके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो आप मॉडलर डायरेक्ट चला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है, मैं पाइथन इंस्टॉल्ड वाला जो मेथड है वो मैं आपको शो करूँगा। बाद में मैं आपको बिना पाइथन वाला मेथड भी दिखा दूँगा। तो मॉडलर चलाते टाइम पे हमेशा याद रखिए आपको इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के साथ खोलना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, जहाँ आपकी फाइलें सेव हैं। आपकी फाइलें कहाँ सेव हैं, डेस्कटॉप के फोल्डर पे सेव हैं। तो उसकी कमांड है आपकी CD /2 से आप बैक चले जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में आ गए आप C ड्राइव में, फिर से आप बैक आ गए, अब आप C ड्राइव में आ गए। तो आपका डेस्कटॉप का फोल्डर की जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि डेस्कटॉप की जो फोल्डर की लोकेशन है वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए C में यूज़र्स HP डेस्कटॉप। ठीक है,
तो सी ड्राइव में आपके पास यूजर्स में जाना है, यानी कि फिर से अभी सी डी यूज़र्स, फिर आप करेंगे सी डी एच पी। सी डी का बेसिकली मतलब है आपका चेंज ड्राइव। एच पी के बाद आपका आ गया सी डी डेस्कटॉप, उसके बाद डेस्कटॉप के बाद आ गया आपका मॉडलर स्क्रिप्ट, सी डी मॉडलर स्क्रिप्ट, उसके बाद सी डी MSH3 न्यू। तो अब आप इस फोल्डर में आ गए जहाँ के पास आपके पास ये सारे स्क्रिप्ट्स या टेम्पलेट्स और आपका सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो अब हम इस सिस्टम पे आ गए हैं जहाँ पे आपकी सारी स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल्ड है। तो आपके पास अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आप स्क्रिप्ट्स कैसे चलाएंगे इसकी, आप इसमें लिखेंगे पाइथन और आपकी स्क्रिप्ट का नाम salign.py। तो ये स्क्रिप्ट चलती है, ये अब आपकी स्क्रिप्ट चल रही है कि हम लोगों को जहाँ से स्क्रिप्ट चलानी है हमें उस लोकेशन पे पहले जाना पड़ेगा। तो उस लोकेशन पर जाने के लिए CD डबल डॉट, तो हम बाहर आ जाते हैं, CD डबल डॉट, फिर से सी ड्राइव में आ गए तो हमें पाथ देखना पड़ेगा। पाथ क्या है हमारा, पाथ है हमारा यूज़र्स HP डेस्कटॉप मॉडलर स्क्रिप्ट। तो CD यूज़र्स CD HP CD डेस्कटॉप CD मॉडलर स्क्रिप्ट एंड CD MSH3। तो अब हम इस फोल्डर में आ गए जहाँ पर हमारे पास सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा है। तो पहली स्क्रिप्ट जो उसका चलानी है पाइथन के साथ, अगर आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल्ड है तो पाइथन लिखेंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम लगाएंगे salign.py। तो ये आपको अभी आपकी पहली स्क्रिप्ट चल रही है और जैसे जैसे आपकी स्क्रिप्ट चलती रहेगी वैसे वैसे आपके टेम्प्रेरी फाइल्स यहाँ पर बनती रहेंगी। जैसे ये ये भी फाइल ऐड हुई है, देखिए इसका मतलब क्या हो, ये ट्री फाइल है जो आपको आपस में अलाइनमेंट जनरेट करती है फाइल्स का, जो आपकी टेम्पलेट सीक्वेंसेस है। तो ये अगर आपका ऐसा आपको दिखता रह जा रहा है तो ये मतलब है आपके स्क्रिप्ट, पहली वाली स्क्रिप्ट जो है वो आपकी चल रही है। तो जब आपकी पहली स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है तो आपको ऐसा सा रिजल्ट दिखता है, आपको TSEC1A TSEC1 2 3 4 ऐसे आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको दूसरी स्क्रिप्ट चलानी है पाइथन। दूसरी स्क्रिप्ट का नाम क्या है आपका, align2d_mult.py। तो ये अब आपकी दूसरी स्क्रिप्ट चल रही है। तो मैंने आपको बोला था जब पहली स्क्रिप्ट चलेगी तो ये दो फाइलें बनेंगी, align_template और align_temp। तो ये दोनों फाइल्स अब आपकी, ये जो align2d_mult है ये वाली स्क्रिप्ट अब आपकी इन दोनों फाइलों को यूज़ करती है। तो ये अब इसने जो बनाई है फाइल्स वो बनाई है qsec1temp_mult.ali, qsec1temp_mult.pap। यहाँ की आपकी सेकेंड स्क्रिप्ट चल गई है। अब थर्ड स्क्रिप्ट में आपका एक्चुअल मॉडल बनता है। तो पाइथन, थर्ड स्क्रिप्ट का आपका नाम है model_mult.py। तो ये भी आपकी थर्ड स्क्रिप्ट चल रही है। इसको चलने में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि ये एक्चुअल स्क्रिप्ट है जो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएगी। तो अब ये स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई है। तो आपको रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिलेगा जब आपकी स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी, आपको जितने भी आपकी QSEC1 के हिसाब से, मतलब आपकी अलग अलग टेम्पलेट्स का जो इसने मॉडल बनाया है वो आपको, मतलब इसमें होता क्या है कि आपको लास्ट स्क्रिप्ट अभी जो है ये जो जिसने मॉडल बनाया है उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है आपने कितने प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो हमने उस स्क्रिप्ट में दिया हुआ था 5 स्ट्रक्चर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है वो। की स्क्रिप्ट हो गई मॉडल मल्ट, इसमें आपको दिखाना पड़ता है स्टार्टिंग मॉडल 1 है आपका और एंडिंग मॉडल आपके 5 है, यानी कि आपको टोटल 5 स्ट्रक्चर्स चाहिए बेस्ड ऑन दीज टेम्पलेट्स।
तो उसी के बेसिस पे उसने 5 स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं और उनका आपको एक स्कोर दे दिया है, एक मोल पीडीएफ का स्कोर है। ठीक है, अब आपको फाइनली क्या करना है, अब आपको फाइनली इसमें इवैल्यूएट करना है कि आपको इसमें से कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर लेना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट ही लेकर चलते हैं, क्योंकि ये उसी हिसाब से अरेंज करके देता है आपको जितना इसका डोप स्कोर होता है। बट कभी कभी रिजल्ट्स वेरी कर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली पहली वाले जो टेम्पलेट बनी है उसी को हम अपना परमानेंट स्ट्रक्चर मान लेते हैं और उसी को हम लोग फाइनली कंसिडर करते हैं। बट एक बार हम लोग लास्ट वाली चलाकर देख लेते हैं, जो हमारी फाइनल स्क्रिप्ट थी। फाइनल स्क्रिप्ट हमारी थी पी स्क्रिप्ट आपकी आ गई इवैल्यूएट मॉडल। तो आपको एक बार लास्ट वाली स्क्रिप्ट पाइथन इवैल्यूएट अंडरस्कोर मॉडल डॉट पी वाई, पाइथन इवैल्यूएट अंडरस्कोर मॉडल डॉट पी वाई। तो ये अब आपको इवैल्यूएट करके दे देगी आप इसको स्कोर को। अब इस स्क्रिप्ट में देखते हैं एक बार इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या है। इस स्क्रिप्ट में आप देखिए, ये आपको बता रहा है कि आपको कौन से वाले प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उसका आपको डोप स्कोर निकालना है। तो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है 0-3, यानी जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये अभी फिलहाल उसके लिए काम कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कर रहा है और उसका ही आपको डोप स्कोर निकाल कर देगा। तो ये अभी थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है उसके लिए चल रहा है। मैं बाकी आपको फर्स्ट के लिए भी चला कर दिखाऊंगा। तो उसमें फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट के रिजल्ट और थर्ड के रिजल्ट को हम लोग कंपेयर भी करेंगे। तो ये इसका आ गया आपका डोप स्कोर। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये आपका है डोप स्कोर -94358.5937। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा कोई और स्ट्रक्चर है उसका डोप स्कोर क्या है। इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए और उसको हम दोबारा चलाते हैं। अब हम जो पहला स्ट्रक्चर हमारा बनाया है हम उसका डोप स्कोर चेक कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपने इसने अब यहाँ पे दिखा भी रहा है कि अब इसने आपने कौन सा स्ट्रक्चर को आप इसका डोप स्कोर निकाल रहे हैं। यहाँ पे स्कोर आया -94358, सेम स्कोर है, यानी कि आपका जो है पहला स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर सेम बने हैं एग्जैक्टली। तो इसलिए उनका डोप स्कोर भी सेम आया। तो आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं जो भी आपको सूट करता है। तो ये प्रोटीन मॉडलिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये सिर्फ एक डेमो था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब आप मल्टीपल टेम्पलेट, जैसे ये हमारा एग्जांपल था मल्टीपल टेम्पलेट का। दूसरा एक एग्जांपल है जिसमें आप सिंगल टेम्पलेट लेकर मॉडल भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 4 ही टेम्पलेट ले, आपको कभी कभी एक ही टेम्पलेट अवेलेबल है। बाकी सब चीज़ें जो आप लास्ट रिजल्ट्स निकालते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, तो आप एक टेम्पलेट के बेसिस पर भी बना सकते हैं। जब आप मल्टीपल टेम्पलेट लेते हैं तो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लूप मॉडलिंग का भी, या लूप रिफाइनमेंट का भी आप आता है, क्योंकि इसमें जब ये मॉडल 4 टेम्पलेट लेकर चलता है तो इस मॉडल में लूप रिफाइनमेंट करने की एक ज़रूरत पड़ती है कि जो आपके लूप्स हैं उनमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट करना पड़ता है। वो प्रोसेस मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। सिंगल टेम्पलेट वाला स्ट्रक्चर या सिंगल टेम्पलेट लेकर जो हम लोग करते हैं उसका भी मैं एक दूसरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।